हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो चलिए आज फिर देखते हैं हमारा जो रेलवे ग्रुप डी है उससे संबंधित कुछ 20 सवाल होंगे और ये भाग 5 होगा और विषय हमारा भूगोल ही रहेगा। ठीक है, तो 2003 से लेकर 2022 तक के अब तक जितने भी सवाल आए हुए हैं पीवाईक्यू के रूप में वो सारा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, आज का पहला सवाल के भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान? तो देखिए ये है आपका कहाँ पे बड़ा निकोबार, जो से कहते हैं ना ग्रेट निकोबार। तो वो बड़ा निकोबार ही आपको ये है भाई, कौन सा है? बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ये अगर हम लोग एक संरचना देख लें, ये संरचना अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको मिलेगा। ये कहीं ना आपका क्या है? अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार ये क्या है भाई? द्वीप समूह है। क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई 572 आइलैंड मिलाकर बनता है अंडमान एंड निकोबार बनता है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु आपको देख पा रहे हैं ना, ये बिंदु हम लोग मानते हैं कि ये भारत का सबसे साउथ वाला पार्ट है। भारत का ये क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। नाम क्या भी? इंदिरा पॉइंट। हालांकि इसका एक और भी नाम है, इसे हम लोग होते हैं पिग्मेलियन या फिर पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये 2004 के सुनामी में ये क्या हो चुका है? जलमग्न। यानी कि 2004 में सुनामी जब आई थी हिंद महासागर में, तब ये पूरी तरीके से डूब चुका है। ठीक है, तो अभी ये जलमग्न है, डूबा हुआ स्थिति में ये है। तो ये है यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन सा आइलैंड कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार है, यानी कि बड़ा निकोबार है यहीं पर। ठीक है, इसी के नजीक, इसी के नजदीक यहाँ पर आपको एक इंडोनेशिया का द्वीप मिलेगा जिसका नाम होगा सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप ये किसका पार्ट है? तो ये है इंडोनेशिया का। तो पूछा जाता है भाई कि ग्रेट निकोबार जो है उसके, ग्रेट निकोबार के नजदीक इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है? तो वह है सुमात्रा आइलैंड। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, कहां पे होगी? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि। तो देखिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो होती है प्रधान देशांतर। ठीक है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में न्यूनतम दूरी इन्हीं के बीच में होती है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवासन का प्रचलन है? भूटिया, बुक्शा, जौनसारी या थारू? तो देखिए ये क्या ना, ऋतु प्रवासन, ऋतु प्रवासन का मतलब ये हो गया कि यानी कि कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जो क्या करती हैं, अपने भेड़ बकरियों का क्या करती हैं? पालन करती हैं, उससे अपनी आर्थिक या अपनी जीविका को चलाती हैं। तो जैसे सपोज करेंगे क्या कि मान लो कि जब गर्मियों का समय होगा, जब गर्मियों का समय होगा तो अपनी भेड़ बकरियों के साथ कुछ जनजातियां पहाड़ों के ऊपर चली जाती हैं और सर्दियों के समय में वो पहाड़ों के नीचे चली जाती हैं। तो ये होता है ऋतु प्रवासन करना, यानी कि ऋतुओं के अनुसार उनका भौगोलिक जो स्थान है वो परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ऐसे में जो भूटिया जनजाति है ये ऐसा काम करती है, इन चारों में तो यही करती है। ठीक है, कोई और अगर देख आप देखेंगे लेप्चा भी है, जॉन लेप्चा भी है, और आपका एक जम्मू कश्मीर में या फिर कह सकते हैं कि लद्दाख वाले क्षेत्र में आपके जनजातियां मिलती हैं, वो सब यही काम करती हैं, ऋतु प्रवासन काम करती हैं। ठीक है, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है?
फोर्ब्स है वो किसका उपग्रह है? मंगल का, यूरेनस का, बृहस्पति का या शनि का? फोर्ब्स या डिमोस ये दोनों किसके हैं? तो मंगल के हैं। तो मंगल के आप देखेंगे दो उपग्रह मिलेंगे, जिसे हम लोग फोबोस कहते हैं, फोबोस, और एक कौन सा है? डिमोस। तो जो डिमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है। ये क्या सबसे छोटा उपग्रह है? ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं शनि से लेकर, क्यों उपग्रह की बात आई है। तो ध्यान रखेंगे कि शनि यानी कि सैटर्न जो उपग्रह है, जो ग्रह है, तो शनि के सर्वाधिक क्या है? उपग्रह हैं। इसके सर्वाधिक क्या है? उपग्रह हैं। अभी आप देखेंगे कि पहले इसके 146 थे, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, अभी 128 नए उपग्रह इसके खोजे गए हैं शनि के। तो अगर हम बात करें कि शनि के कितने, तो 128 नए उपग्रह खोजे गए हैं। और अभी आप देखेंगे तो अभी 11 मार्च 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कह सकते हैं इंटरनेशनल जिसमें खगोलीय संघ जो है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या दी है? मंजूरी दी है या मान्यता दी है। तो 100 नए, मतलब 128 नए उपग्रह खोजे गए हैं शनि के। ठीक है, और अब अगर देखेंगे 128 ये हो गए, ठीक है, और पहले भी इन लोगों के थे, मतलब इसके पहले भी 146 थे। तो इस हिसाब से टोटल कितना हो गया? ये हो गया 274, यानी कि शनि के 274 क्या हो चुके हैं? नए उपग्रह हो चुके हैं। ये ध्यान रखेंगे, 128 से भी नए खोजे गए हैं। ठीक है, तो दूसरे पे कौन है? बृहस्पति है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए जो उरी है ना, उरी उरी जो है ये आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जो उरी जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पे है? तो जो उरी परियोजना है ये आपका है झेलम नदी पर। ये कहां पे है? झेलम नदी पर है। ठीक है, और दूसरा एक मिलेगा आपको यहाँ पे, जो हम लोग कहते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना ये भी झेलम नदी पे ही है और जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। और चेनाब पर 3 है, वो आप देख लीजिएगा। चेनाब नदी पर 3 है, कौन कौन से? एक है दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, सलाल और बगलिहार, बगलहारी परियोजना। ये तीनों परियोजना हालांकि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है, चेनाब नदी पे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए भाई, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट, क्योंकि आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी है इसी को हम लोग गरसोप्पा या जोग भी कहते हैं। तो कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये है आपका कहाँ? जोग जलप्रपात पर। कहाँ पे स्थित है? जोग
जल प्रपात पर ये स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट। और ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पे होगा ये, कर्नाटक का जो जिला है ना शिमोगा, वहां पे, ठीक है, वहां में ये स्थापित है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत का पहला जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र लगा था वो पश्चिम बंगाल में लगा था 1897 के आसपास में, ठीक है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है, इलायची पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां या नीलगिरी की पहाड़ियां। तो देखिए यहाँ पर हमने पिछले ही सवाल में पढ़ लिए थे पहले कि देखो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इन पर ही आके दोनों घाट आके मिलते हैं, कौन सा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट आप देखेंगे कि सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्या है भारत में क्षेत्र, यानी कि भारत में सबसे अधिक अगर जैव विविधता पाया जाता है तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और पश्चिमी घाट को देखेंगे 2012 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है, पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट काफी ज्यादा जैव विविधता वाला स्थान है भारत में, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रमुख यामोत्तर, प्रथम यामोत्तर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप इस तरीके से, इसमें सही आंसर तो आपका प्रमुख यामोत्तर वाला है, लेकिन इसके पीछे आप देखो जरा सवाल कैसे यहां से पूछे भाई जा सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये हमने सपोज किया क्या भाई कि ये आपका है ग्लोब, ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है, थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, ये देखो ग्लोब है, ठीक है। और हमने देखा कि ये ग्लोब पर कुछ ऐसी रेखाएं पड़ी हैं इस तरीके से, ये रेखाएं पड़ी हैं, नहीं हाँ ये रेखाएं इस तरीके से पड़ी हुई हैं, ठीक। तो ये तो हालांकि कहलाती हैं क्या, ये तो अक्षांश रेखाएं, जैसे ये हमने कह लिया कि ये आपका क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या विषुवत रेखा है, या भूमध्य रेखा है, या इक्वेटर है, ये हम लोग नाम देते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन एक रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर भी तो आती है। तो ये जो रेखा आपकी है ये वाली, इसे कहते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ऐसी कई सारी रेखाएं आपकी ऐसी इस तरीके से पड़ी होंगी, ऐसी कई सारी रेखाएं इस पे पड़ी होंगी, है नहीं, ऐसे पड़ी होंगी ना, ऐसे पड़ी होंगी। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हालांकि हम लोग कई सारे नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं। देखिए अब हम इसको अगर हम जो 0 डिग्री देशांतर ये रेखा है इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। पहला तो इसका नाम हम लोग यही रखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, समय रेखा यानी IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। और ये यहाँ पे एक जगह है, कौन सा, लंदन, आपने सुना होगा भाई, लंदन से ये रेखा गुजरती है। तो अब इसके और क्या क्या नाम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन विच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं इसे। इसके अलावा तीसरा नंबर, इसे हम लोग प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ये इसके कई सारे हम लोग क्या देते हैं इसको नाम
देते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग और क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है ना, और ग्रीनविच से होकर ये रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे क्या है, लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, एक वेधशाला, एक लेबोरेटरी है। ठीक है, तो वहां से गुजरती है रेखा। ठीक है, तो इसके बारे में आने का प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल। तो कह रहा है एकमात्र, तो एकमात्र वो कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, ये भी ध्यान रखना है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग देखा जाए तो 3,84,000। ठीक है, ये इसकी क्या है, लगभग दूरी है। तो ये चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है ना, तो आपने सुना भी होगा भाई चंद्र ग्रहण के बारे में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, ब्यास, झेलम, सतलज, रावी। तो ये किस पे, सतलज नदी पे है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, भाखड़ा नांगल, अगर बांध की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो ये मिलेगा आपको पंजाब में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, पंजाब में ये आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी सतलज नदी पे नाथपा झाकरी भी आपको एक बांध है। ठीक है, और हम बात कर लें सतलज नदी पर, तो देखिए सतलज नदी पर अगर देखें तो यहाँ पर नाथपा झाकरी बांध है, लेकिन ये राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, सिलवासा, दमन, कंवरती या हुबली। तो देखिए ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कंवारती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंवारती हो जाएगी। तो ये अगर कहा जाए भाई, ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप हमने पता है कि भाई ये एक यूटी है। ये क्या है भाई, ये एक कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों दृष्टि से सबसे छोटा क्या है, केंद्र शासित ये प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या और कैसे, तो क्षेत्रफल में। ठीक है, ये सबसे छोटा क्या, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके अलावा देखो जो ये लक्षद्वीप है इसका क्षेत्रफल है कितना, क्योंकि पूछा जा चुका है ये क्षेत्रफल कितना है। तो ये क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने, कुल 36 द्वीप हैं। कितने, कुल 36 द्वीप हैं। यहाँ के कह सकते हैं कि जो भाषा है, या राजकीय ही कह लो, राजकीय जो भाषा है वो कौन सी है, मलयालम और अंग्रेजी। ठीक है, मलयालम और अंग्रेजी, लेकिन मलयालम का प्रभाव ज्यादा है। लक्षद्वीप फर्स्ट
यूटी है, जैविक खेती वाला, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता दर यहीं पे है। यूटी की मैं बात कर रहा हूं, यूटी में सर्वाधिक साक्षरता दर, ठीक है। ये यूटी में है, यूटी की बात करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे दमन, जो देखेंगे दमन राजधानी हो गया है ना, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव का। अधिकतर चट्टानों या खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है, यानी कि चट्टान और जो खनिज होते हैं इनमें अधिकतम किस चीज का कह सकते हैं तत्व विद्यमान रहता है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपको मिलेगा कौन सा? सिलिकॉन। क्या मिलेगा? सिलिकॉन, ठीक है ना। क्या मिलेगा? सिलिकॉन। जो अर्धचालक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहां पे? वही एनडीए की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पे स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, खड़कवासला या फिर वेलिंगटन। तो भाई कहां पे है? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में ये सवाल आ चुका था ना। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये है खड़कवासला, यानी कि खड़कवासला। खड़कवासला कहां पर पड़ता है? ये पुणे में। और पुणे कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुआ? आपने पढ़ा भी था, 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या 110 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या 25 डिग्री पूर्व देशांतर पर। देखिए समय का निर्धारण हमेशा देशांतरों द्वारा होता है। किसके द्वारा? देशांतर द्वारा होता है। यानी कि जो आपका कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो, ठीक है। जैसे अगर हम ये आप देखेंगे कि ये भारत का एक क्या है भाई, मैप हमने बनाया। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीचों बीच से हमने एक रेखा गुजारी, ये इस तरीके से। और ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है? पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो इसमें सही आंसर वाला कि आपका ये है 82.5 वाला। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये कितने? तो ये 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। ये कितने? 5 राज्यों से ये गुजरता है, ठीक है। जिसमें यूपी भी क्या है? यूपी शामिल है, यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश है। और आपका देखेंगे तो उसमें कुछ हिस्सा हल्का फुल्का आपका पड़ जाएगा, किसका? छत्तीसगढ़ का पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हिस्से आते हैं इसमें 5 राज्यों में। तो यहीं से क्या होता है, ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा यूपी में, हमने देखा उसका क्या है? मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी। तो यहां से क्या होता है? समय का निर्धारण होता है पूरे भारत में। हालांकि अगर मिर्जापुर नहीं दिया है तो उसके जगह पे आपका नैनी, इलाहाबाद सही होगा, लेकिन वर्तमान समय में मिर्जापुर से समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। पहले प्रयागराज से होता था, ठीक है। और ये आप देखेंगे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा से ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कितना? तो देखो 5.5 घंटा क्या है? प्लस में है, क्योंकि ये पूरब में है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जितना समय हो रहा होगा वो उसी समय भारत में 5.5 घंटा आगे समय चल रहा होगा, ठीक है। तो ये 82.5 डिग्री वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी राज्य पूछ रहा है, तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हालांकि राजधानी पूछता तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती सबसे पूर्व में राजधानी, लेकिन राज्य पूछ रहा है तो फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि अगर राज्यों में सबसे पूर्व और पश्चिम देखा जाए तो सबसे पूर्व में कौन सा है राज्य? वो है कौन सा?
अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो वो है गुजरात। और सबसे उत्तर में कौन सा है? तो ये यूटी एक है, वो है कौन सा? लद्दाख। लेकिन राजधानियों में अलग हो जाएगा, राजधानी किसी का अलग है। जैसे मान लो सबसे पूर्वी राजधानी किसकी है? तो वो नागालैंड की कोहिमा। सबसे दक्षिण में राजधानी किसकी है? तो आपका तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या चीन? तो ये हो जाएगा कौन सा? चीन। नाथुला दर्रे के पार में है, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिक्किम में। ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। और सिक्किम से सीमा किसकी लगी होगी? देखा जाए पार की बात कर रहा है ना, उस पार से। तो ये है अब कौन सा? सिक्किम में है नाथुला दर्रा, और ये चीन के पार है। ठीक है, चीन इसके पार है, नाथुला दर्रा के पार है कौन सा? चीन है। ठीक है, क्योंकि ये नाथुला दर्रा देखेंगे सिक्किम का जो गंगटोक है उधर, जो चाइना का पार्ट आप देखेंगे जो तिब्बत में पड़ता है उसको ये कनेक्ट करता है। आइए अगला देखिए 17 नंबर। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत पूछ रहा है, तो सबसे निचली परत आपका कौन सा है? क्षोभ मंडल, जैसे कहते हैं टोपोस्फेयर। क्या है? टोपोस्फियर। ठीक है, टोपोस्फियर कहते हैं इसको, एक अन्य नाम देते हैं। ठीक है, इसको एक अन्य नाम हम लोग ये देते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी आप देखेंगे तो पृथ्वी की सतह के ऊपर कई सारे क्या हैं? लेयर है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? टोपोस्फेयर, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेटो स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। और फिर इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा मीजो मीजो स्फेयर मिलेगा आपको। और फिर इसके और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आयनो स्फेयर मिलेगा। और इसके और ऊपर चलेंगे यदि आप तो यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। तो ये नाम ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, जो आप इसे बोल सकते हो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल बोल सकते हैं। तो ये पृथ्वी से सतह से ऊपर जाने पर ये आपकी लेयरें मिलती चली जाएंगी। ठीक, ठीक है, अगर देखिए अच्छा यहाँ पे देखो, आप अगर भूल जाओ इंग्लिश में तो यहाँ पर देखो ये टोपोस्फेयर है ना, ये टी होगा, ये एस होगा, ये एम होगा, ये आई होगा और ये ई होगा, है ना? यही तो होगा ना, यानी कि टोपोस्फेयर और फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे को चलेंगे बढ़ते क्रम में, है नहीं? ई आई एम एस टी। तो टी 20 पे आता है, ये 19 पे आता है। तो ऐसे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान रखो क्षोभ मंडल ये पृथ्वी की सबसे निकटतम वाला परत है, सतह है, तो वो 20 नंबर पे आएगा, यानी सबसे नजदीक वाले में। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है तो इन चार में से फिर आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग की पहाड़ियां बहुत ही फेमस है भाई चाय के लिए, है नहीं? चाय के लिए फेमस है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। अगर देखिए तेलुगु डाइजेस्ट किस राज्य की राज्य भाषा है? तो तेलुगु जो है ये है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। हालांकि तेलंगाना के भी हो गया है, क्योंकि तेलंगाना का भी होगा। और केरल का राज्य की भाषा क्या है? तो यहाँ का है मलयालम। कर्नाटक का क्या है? कन्नड़। बाकी तमिल का तमिल हो जाएगा, तमिलनाडु का तमिल हो जाएगा।
नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो नील नदी वैसे मिस्र में बहती है नहीं? तो ये किसका हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता, है नहीं? तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पली बड़ी है? तो हम लोग कह सकते हैं नील नदी के किनारे पली बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, क्योंकि ये नील नदी जो है दुनिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है, जो भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये रहे 20 क्वेश्चन हमारे, जो पिछले सालों में रेलवे ग्रुप डी से पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।